को आप एक्सटेंशन देते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। सदर साहब के इलामिये में जो देखा है, इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है। अपोजिशन रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी हो चुका है और हस्ब रिवायत हुकूमत और अपोजिशन दोनों मोर्चे संभाले एक दूसरे पर हमलावर हैं। हुकूमत के बकौल अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रही है। हालांकि नैब कानून में अक्सर तरमीम वो हैं जिनकी कल तक अपोजिशन ख्वाह थी। कल तक हुकूमत अपोजिशन की इन्हीं तजावीज़ को NRO भी कहती थी और 34 पॉइंट्स का ताना भी दे रही थी। क्या कहा करते थे खान साहब, जरा पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जो टोटल 38 शिक्के हैं नैब की, उसमें से 34 इन्होंने अमेंडमेंट्स पेश किए हैं, जिसका मतलब कि नैब की कबर दबा के उसको दफना दिया जाए। यानी हमें अकाउंटेबिलिटी से भी बचा लें, हमें मनी लॉन्ड्रिंग से भी बचा लें। 38 में से 34 उन्होंने कहा जी कि शिक चेंज करो नैब के कानून में, मतलब नैब को ख़त्म कर दो। अब अगर इसी मंतक को लिया जाए तो आज ऑपोजिशन नैब ऑर्डिनेंस को हुकूमत के लिए NRO करार दे रही है, तो क्या ऑपोजिशन आज गलत है या कल हुकूमत गलत थी? खैर, नैब कानून में तरमीम की बात करें तो ऑपोजिशन को सबसे ज़्यादा एतराज़ चेयरमैन नैब को 4 साल की तौसी देने पर है। बल्कि नए चेयरमैन की जो तैनाती का फैसला होने तक मौजूदा चेयरमैन ओहदे पर बरकरार रहेंगे, इस पर सबसे बड़ा एतराज़ है। और अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में बात ना बनी तो मामला हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। वहाँ भी जब तक इत्तफाक ना हो जाए मौजूदा चेयरमैन अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस तरमीम के अलावा दीगर बड़ी तरमीम में मुख्तलिफ इदारे जिनका फैसल साजी से ताल्लुक़ है, जैसे कि CCI, ECC, वफाकी और सूबाई काबीना, सब नैब की पहुँच से बाहर रहेंगे। बैंक्स, टैक्सेशन के मामलात से भी नैब दूर रहेगा। अब ऑपोजिशन इस तरमीम के बाद नैब कानून को काला नहीं बल्कि मज़ीद काला कानून करार दे रही है। इसलिए ऑपोजिशन एक बार फिर मुश्तरका लाए अमल के साथ तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ कौमी असेंबली और सेनेट में लड़ने के लिए तैयार है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऑपोजिशन के अपने लोगों को भी इन तरमीम से रिलीफ मिल सकता है, तो क्या वाकई ऑपोजिशन नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ लड़ाई में संजीदा है या सिर्फ अपनी मौजूदगी का जो इस वक्त एहसास है वो इस वक्त दिलाना चाहती है और शोर मचा रही है? कुल मिलाकर देखा जाए तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए नैब कानून में रिलीफ है। तो क्या दोनों ही को NRO मिल रहा है? और अगर ये NRO है तो फिर किसको एक्चुअली NRO जो है वो दिया जा रहा है? हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट शाह खाबर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ ही देर में राना तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन कर लेंगे। सदाकत अली अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं और शैला रजा साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। तो सबसे पहले शाह खाबर साहब से उनका इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। शाह साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, इसमें बेसिक जो इशू आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा जिस पे ऑपोजिशन को एतराज़ है, वो जो नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज़ था उसको निकालना है। ये शिक निकाल दी गई है। अब मुझे ये बताइए कि इस शिक को निकालने से जो लॉ की स्पिरिट है क्या वो डेंट नहीं होती? बिकॉज द होल पॉइंट वॉज कि 4 साल नैब चेयरमैन बगैर किसी दबाव के काम करें और साथ साथ फिर उनको ये भी ना हो कि एक्सटेंशन मिलेगी ताकि हुकूमत या कोई भी और क्वार्टर उनको इंटाइस कर सके मर्जी के फैसले लेने के लिए। तो क्या ये लॉ की स्पिरिट को डेंट करता है? जी देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये तो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया है और ऑर्डिनेंस के बारे में हमें पहले भी अंदाजा था, चूंकि हुकूमती वज़रा और जो उनके तर्जुमान थे वो इस चीज़ का बरमला इजहार कर रहे थे कि वो चेयरमैन मौजूदा जो हैं नैब के, उनकी एक्सटेंशन चाहते हैं। और दूसरा ये था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ से कतन कोई मशावरत नहीं करेंगे। तो ये इससे तो हमें ये बिल्कुल अंदाजा था कि ऑर्डिनेंस आ रहा है और काफी दिन पहले इसकी स्पेकुलेशंस भी हो रही थी। ऑर्डिनेंस बेसिकली तब आता है कि जब कोई बहुत इमरजेंट सिचुएशन हो और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि सेनेट और कौमी असम्बली जो है वो सेशन में ना हो, तो फिर सदर मुमलिकत एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं जो जरूरी होता है इमरजेंट सिचुएशन। तो इसमें तो ऐसा कोई इमरजेंट नहीं थी, ये तो एक सोची समझी तरीके से जो है सारा कुछ किया गया। अब जब चले अब ये ऑर्डिनेंस आ गया है, अब
तो अपोजिशन ने कहा है कि हम भी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंशियलिटी को जो है वो चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें देखना ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसमें ज्यादातर ये वही अमेंडमेंट्स हैं जिसका अपोजिशन भी बार बार इजहार करती रही है कि होनी चाहिए। खुद हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी में और सिविल सर्वेंट्स के सामने भी ये बात कर चुके हैं। और दूसरा ये है कि 2019 में इस तरह का एक ऑर्डिनेंस ऑलरेडी आ चुका था जो कि 120 दिन के बाद रिपील हो गया, वो फिर आगे एक्सटेंड नहीं हुआ। तो इसकी जरूरत तो थी बहरहाल, लेकिन इसको मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि इसको आप एक ऑर्डिनेंस की सूरत में लेके आते, ऑलरेडी सेनेट की एक्सटेंडिंग कमेटी जो है उसमें ये तमाम चीजें गौर खोस हो रहा था उसमें, और उसमें बहुत सारी चीजों पे इत्तेफाक हो गया था जो इस ऑर्डिनेंस में भी मौजूद है। तो मैं मुनासिब ये होता कि इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता, सोच समझ के इसमें अपोजिशन को और दीगर पार्लिमानी पार्टियों को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाता। अब इसमें जो सबसे काबिल एतराज बात जो मुझे नजर आ रही है वो वाकई वही है कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं जो कि असल ऑर्डिनेंस में नॉन एक्सटेंडेबल पोस्ट थी, उसमें एक प्रोवाइजो डाल दिया गया है कि वैसे तो ये मुद्दत 4 साल ही रहेगी आइंदा भी, लेकिन जो ये इनकम्बेंट चेयरमैन है ये अपनी 4 साल मुद्दत पूरी करने के बाद भी कंसिडर हो सकते हैं फॉर अनदर 4 ईयर्स। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है। तो अगर इसमें पूरे उसको एक्ट को अगर ना भी अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया जाए, लेकिन इस बारे में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले मौजूद हैं जिसमें से इस तरह की एक्सटेंशंस को जो है वो डेप्रिकेट किया गया है। तो अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूएंशियलिटी अगर चैलेंज होती है तो कम से कम ये वाली शिक तो मैं समझता हूँ कि ये तो जरूर स्ट्राइक डाउन होगी। और उसके लिए बेहतर ये है कि ये चूंकि इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए हुकूमत थोड़ा सा आगे बढ़े, अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले और सही मानों में एक सिंसियर एफर्ट करके एक ऐसी तरमीम ले आए जो कि आइन और कानून के मुताबिक हो, जिससे एक अच्छा नैब का इदारा भी वजूद में आ जाए कि जिसके ऊपर सबका एतबार हो, जिसके ऊपर सबका एतबार हो। बिल्कुल ठीक। शाह साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं ज़रा अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ और अब्बास साहब को ज़रा सुनवाते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं और फिर साथ शाहिद काकान अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं। दोनों अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं, साहिबान क्या फरमा रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं। नैब का ऑर्डिनेंस है, इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने अगर आप और ये तमाम लोग जो आज मैं देख रहा था वो तनकीद कर रहे हैं, तो आप ज़रा PMLN का मसवदा उठा के देखें जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, तो आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। अब इसके बाद जो है अगर किसी का कोई एतराज़ है तो वो पार्लियामेंट में ले आएगा। तो ये तो एक रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा है। आपके इलामिये में ट्वीट पर जो देखा है उसमें इसकी सबसे बड़ा खासा है कि इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है। जो काबीना के फैसले हैं उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। जिन 700 अफराद के नाम ये अभी पेंडोरा लीग में आए हैं, आप उनसे नैब उनसे सवाल नहीं करता। आज ये ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए और एक ऐसे चेयरमैन के मुद्दत मुलाजमत को तोसी देने के लिए है जिसके हर अमल पर ये मोहर सब्त हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, एहतसाब के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान की नौकरी करता है। अच्छा भाई साहब ये बताइए कि अब वैसे ये NRO किसको मिल रहा है या बांटा जा रहा है? अपने लिए भी रख रहे हैं आप और जो अपोजिशन कैंप है वहाँ पर भी जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि इससे एक तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा, उसमें बहुत सारे अपोजिशन के लोग हैं जिनको फ़ायदा होता है, लेकिन आप आगे के लिए अपने लिए भी जो है वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। आपके बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जिसमें आपके लोग भी फंस सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। देखें, जब हम कहते थे कि ये NRO मांग रहे हैं, उस वक्त तो ये मानते नहीं थे। अगर ये जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर ये आज शायद खाकान साहब कहते हैं कि ये NRO है, तो इसका मतलब है कि वो मान चुके हैं कि वो NRO चाहते थे। अब NRO किसको चाहिए होता है? जिसके खिलाफ केसेस हो। हमारे खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है। करता कौन है? जिसने ना इमरान खान साहब के खिलाफ है, ना किसी और के खिलाफ। नहीं, अब पहले तो मैं एक बात करूं ना, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन का शुक्रिया कि इन्होंने ये बात मान ली है कि हम जो पिछले 2 साल से कह रहे थे कि ये NRO चाहते हैं, आज नैब की अमेंडमेंट्स को वो NRO समझते हैं। ये पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि ये अब क्यों हो रहा है, इसलिए कि एक सिचुएशन आई है
कि एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में अपोजिशन और हुकूमत का इख्तलाफ है और आगे कोई रास्ता नहीं है, उस रास्ता तो बनाना है। उस रास्ता बनाने के लिए एक अमेंडमेंट ज़रूरी थी। और बाकी भी जो नैब के बारे में काला कानून था, ड्रैकोनियन लॉ था, बड़ा जालमाना था, बड़ा पगड़ी उछाल इदारा था, यही कहते थे। तो आज अगर मौका मिल रहा है उसको ठीक करने का, तो ये इनका बिला जवाज़ इनका एतराज़ है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी इलेक्शन में धांधली हुई, बहुत आप सिलेक्टेड हैं, हम कहते हैं चलें आए मिल बैठ के और आइंदा धांधली ना हो, कहते हैं नहीं हम आपके साथ बैठते नहीं हैं, धांधली का भी शोर शराबा करते हैं और इलेक्ट्रल रिफॉर्म का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। अब ऐसा बिल्कुल ठीक है, काला कानून भी कहते हैं। एक चीज बता दीजिए, 10 साल में इन्होंने कुछ तो चेंज नहीं किया, आज हम चेंज करना चाह रहे हैं, इनको फिर तकलीफ है। आप बताइए इस तकलीफ का क्या इलाज करें? अच्छा ये बताइए, डॉक्टर साहब आखिरी बात सुन लेना, आखिरी मेरी बात सुन लें, एक जुमला मेरा सुन लेना और भी। सुन रही। अच्छा ये चले, अच्छा आप बात करें, आपने मुझे बुला दिया, आपने मुझे बुला ही दिया, आप बात करें, आप सवाल करें। वैसे आपको भूलता नहीं, आपको फिर याद आ जाएगा, फिर बता देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है ये शायद भूल रहा है। आजकल जो भूलने की बीमारी हुकूमत को हो गई है। कल तक किसी को जो है वो आप कहते थे ये एनआरओ मांग रहे हैं, हम एनआरओ नहीं देंगे नहीं देंगे, आज खुद उनको प्लेट में सजा के जो है वो दिया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि भूलने की बीमारी जो है ना, मुझे लग रहा है आजकल हुकूमत को हो रही है। कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, अब आप भी मान रहे हैं कि आप एनआरओ दे रहे हैं, फिर मुकमका फिर आप भी कर रहे हैं। और शैला साहिबा बहुत मुस्कुरा रही हैं, शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ। अच्छा एनआरओ कोई देता है ना, मुझे समझाएं। जी जी जी, मैं आपने कमेंट किया एनआरओ कोई देता है, उसके पीछे कोई डील होती है ना, हमें इनसे चाहिए क्या? देखिए एक बात है, फिर अपने लिए तो बहुत कुछ चाहिए ना। इख्तलाफ है हमारा, इनका इख्तलाफ है, तो मुझे पता है नहीं, सुने 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 सुने, हमारा इनका इख्तलाफ है तो किसकी राय मानी जाए? राय मेजोरिटी की मानी जाती है। जमहूरियत में हम मेजोरिटी, बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको। हम समझते हैं कि ये कानून बीआरटी के आने के बाद, हम समझते हैं कि चीनी के आने के बाद, आटे के आने के बाद, उनको निकालने के बाद, कैबिनेट से निकालने के बाद, नैब की परव्यू से निकालने के बाद, क्या भाई साहब चले मैं शैला साहब से पूछ लेती हूं। लॉ इज नॉट ओनली फॉर दीज केसेस, दिस लॉ इज फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। So basically आप ये तो मान गए this law is not only for these cases, that means कि this law is for these cases as well. ये चले आप मान गए। I am replying to what you are narrating. आप ये कह रही हैं कि ये आपके लिए है, तो मैंने कहा ये कानून बन रहा है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी फेल हुए, 10 साल वो कानून को बदल नहीं सके। आज हम कानून को बदल रहे हैं, भूल भी रहे हैं, वो शिकें जो जालिमाना आज आप भूल भी रहे हैं, क्या मसला है? और आज फ्रॉइडियन स्लिप्स भी हो रही हैं। तो मैं जरा शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शैला साहिबा कह दिया उन्होंने, दिस लॉ इज नॉट जस्ट फॉर दीज केसेस, दैट मीन्स इन केसेस के लिए तो है ही है, और भी लोग हैं, और भी केसेस हैं जो इससे मुस्तफीद होंगे। देखिए पहली बात तो मैं मारिया ये करना चाहूँगी कि अगर इसमें हमारे वाले अमेंडमेंट्स मौजूद हैं तो आप प्लीज बुलाइए नेशनल असेंबली का इजलास और 5 दिन जो पहले कोरम पूरा नहीं हुआ था वो पूरा करें। जो हमारी हम उनको तो कम से कम पास करा देना, कुछ तो आपकी इसके इज्जत होगी ना। अब बात ये है कि ये कहा जा रहा था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती, तो इस हवाले से कुछ हमारी अमेंडमेंट्स थी, लेकिन आप उसको कहते थे ये देखें ये एनआरओ मांग रहे हैं। हम कैसे एनआरओ मांगेंगे? हम तो ऑलरेडी नैब के केसेस में हैं। अगर आप कुछ उसमें चेंजेस लाएंगे तो नए लोगों के लिए होगी ना, हम तो पुराने के साथ डील होंगे। अब नए क्या हैं? काबीना, सूबाई और वफाकी। सूबाई काबीना के फैसले कौन करता है? वजीर आला और कौमी असेंबली, कौमी काबीना जो है उसके फैसले कौन करता है? वजीर आजम साहब। तो ये जो आटा और चीनी और ये सब हुआ है ये तो बच गए ना, अपने आप को सबसे बड़ा इन्होंने एनआरओ दिया है। फिर इसके बाद जो है इन्होंने इसमें एक बात जो की है, सदर मुमलिका जिनकी सेरेमोनियल सी हैसियत है, वो सेरेमोनियल हैसियत है, उनको इन्होंने इतना एम्पावर्ड कर दिया कि बस ये नहीं कह सकते वो कि है मेरे अजीज हमवतनों, ठीक है। उनको इन्होंने ये पावर दिए हैं कि वो जजेस अपॉइंट करें, जबकि शायद शाखावर साहब बैठे 174 है या कुछ और है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकते।
सकती और अपनी मर्जी के फिर जज करें, फिर अपनी मर्जी के फैसले लें, उनको सर से पांव तक उन्हें भी बांध दें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इंसान की कोई कमजोरी होती है, फिर वो सर से पांव तक मजबूर हो जाएं कि 80 साल के भी हो जाएं लेकिन वो खुद कहना चाहें कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, उनको कहें नहीं सर से पांव तक तुम्हें हम दोबारा एक्सटेंशन देंगे, फिर उनके आप रोज चलाएं फैसले और फिर करें। फिर आपने जमानत, देखिए पहली बात यह है कि शाह खबर साहब की मौजूदगी में मुझे अच्छी नहीं लग रही है बातें करने में, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं करूं ताकि वो जवाब लेती हूं कि आए। बस आखिरी बात कर लूं, जमानत को इन्होंने मजाक बना दिया कि जमानत पहले भी नहीं थी, जो कि आईने पाकिस्तान जमानत का हक देता है, इसीलिए नैब को काला कानून, आर्म ट्विस्टिंग और सब कुछ कहा जाता था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या मजाक किया है कि ये जिस पे चाहें जैसा इल्जाम रख दें, फिर उससे क्या, उससे तो मशावरत हो नहीं सकती, उसको घसीटे ये, और अगर उसको जमानत चाहिए तो जितने का उस पे मुकदमा है इतना ही करे। यानी शाहिद खाकान अब्बासी के मुकदमे में 26 अरब रुपए, तो वो जमानत नहीं हो सकती। और अपने आप ये LNG से भी बच गए क्योंकि काबीना का फैसला, अपने आप ये रिंग रोड से भी बच गए क्योंकि जो है, और इसमें इनको फायदा हो रहा है सारा जो लाए हाउसिंग सोसाइटी केसेस इसमें नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं खुल रहा है, तो एनआरओ तो इन्होंने खुद लिया है। लंबी चौड़ी चार्जशीट हो गई और मैं जरा शाह साहब से पूछ लूं। शाह साहब, बड़े सवाल आपकी तरफ भी आ गए। पहले तो ये कि जो इस वक्त सारे केसेस चल रहे हैं आपकी नज़र से गुजरे होंगे, जिसमें BRT भी है, जिसमें आटा भी है, जिसमें चीनी भी है, जिसमें ऑपोजिशन के भी केसेस हैं, ये कहा जा रहा है साद रफीक साहब इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इसके अलावा एहसन इकबाल साहब मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठाएंगे जिस तरह ये लॉ जो है वो इसकी डिस्पेंसेशन की जा रही है? शाह खावर साहब, शाह खावर साहब क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? प्रोड्यूसर मेरा ख्याल है शाह खावर साहब जो है उनकी लाइन शायद गालिबन डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा उनको जो है वो रिकनेक्ट करें। जो शैला साहब बात कर रही हैं वो ये है, जो जजेस अपॉइंट करने की बात हो रही है वो ये है कि जी द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल अपॉइंट एनी पर्सन एज अ जज ऑफ द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट who has been or acted as a judge of the High Court or is or has been a district judge or additional district judge or is or has been a judge of special court or a member of judicial tribunal and is not more than 68 years of age. ये कहा जा रहा है क्राइटेरिया। शाह साहब हमारे साथ जो दोबारा आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि इससे एक तो क्या हुकूमत अपोजिशन दोनों जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो ये जजेस की जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीका कार रखा हुआ है वो इससे किस हद तक जो है वो मुत्तफ़िक हैं। लेकिन भाई साहब, शाह साहब तो आएंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे ही लेंगे। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके जो लोग हैं इससे फ़ायदा नहीं हो रहा? जो लंबी चौड़ी लिस्ट शैला साहबा ने भी गिनवाई, जो मैंने भी गिनवाई, जो मजाक में भी चलती रही, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट क्या आप नहीं लगता कि आपके बहुत सारे लोग इससे जो है फ़ायदा उठाएंगे, बहुत सारे केसेस में आपको फ़ायदा होगा? अच्छा, शैला साहबा की मैं एहतराम से उनकी बात का ना सारा ना पैर है। मुझे बता दें कि अगर रिंग रोड का केस कैसे निकल जाएगा, मुझे समझा दें कि किस काबीना के फैसले तहत रिंग रोड। अच्छा, अगली बात मुझे पता। अच्छा, आप मुझे ज़रा बात करने दें ना, बात करने दें। डॉक्टर मारिया, वो तमाम डिसीजन जो गुड फेथ में हुए हैं जिसमें कोई मॉनिटरी का इल्जाम नहीं है, बात तो करने देना। ओहो, हाँ, लेकिन मेरी बात को ऐसे बात करने दें, आपको मैं दरमियान में इंटरप्ट नहीं करता ना। अगर अच्छा, मैं अगर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो फैसले जो एक्नेक के हैं, जो प्रोविंशियल कैबिनेट के हैं, जो सब कमेटीज़ के हैं, जिसमें उन फैसला साजों पे कोई डायरेक्ट पैसे का इल्ज़ाम नहीं है और सिर्फ क्योंकि एक प्रोसीजरल लैप्स है, कहीं पे किसी ने साइन कर दिए, वो दायरा एक रुकावट थी, नैब का खौफ था और लोग फाइलों पर साइन नहीं करते थे, काम रुकते थे। और अगर ये काम रुकते थे डॉक्टर मारिया, किसने पैसे से फायदा उठाया? अगर ये कसूर पीपल्स पार्टी और नून का है, जो 10 साल जिन्होंने हुकूमत की, यहाँ आके सर खाते हैं हमारा। शाहिद खाकान साहब रोज तकरीर करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले तकरीर करते हैं, इनसे पूछे कि 10 साल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम वो जो उनके खामियां थी वो दूर कर रहे हैं। तो किस तरह अगर मुझे बताएं कि अगर इस सारे प्रोसेस में किस जगह भी पैसे लेने का इल्ज़ाम होगा, कोई शर्जील मेमन निकल आया, कोई इसाक डार निकल आया, कोई शहबाज निकल आया, कोई हमजा निकल आया, तो ज़रूर उन पर कार्रवाई होगी। तो ये कहने की बातें अब ना ये कानून ठीक कर सकते हैं और ना। अगली बात, जजेस की अपॉइंटमेंट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जजेस ज़्यादा करें और उसमें 30 जज अपॉइंट हो गए। वो जजेस चीफ जस्टिस के मुशावरत से हो रहा है और उसका जो क्राइटेरिया है वो सबका जज होगा या एक ख़ास हाई कोर्ट का या एडिशनल सेशन जज या सेशन जज होगा और उसकी अपॉइंटमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस होगी, जिसमें क्या एतराज़ है? इसका मतलब है इनके लिहाज से कोई चीफ अदलिया भी काबिल एहतराम नहीं है। तो अब ये है कि ये ऐसी चोर मचाई शोर वाली बात है। भाई साहब आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना। जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट थी जो हुकूमत ने बनाई थी उसमें बाकायदा आपके लोगों के नाम आए जिन्होंने फायदा उठाया। कैसे फायदा उठाया? क्योंकि वहां से जो है वो चीफ मिनिस्टर ने उसका गो हेड दिया था। अब अगर आप ये ले आते हैं तो वो भी जो है वो ड्राई क्लीन होकर निकल आते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, इसमें कोई आपको फायदा नहीं हो रहा। शिजा फातिमा साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। आपने इसको इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर रहे। अच्छा मैं चले एक मिनट में अगर मुझे जवाब देना ना आपने सवाल मुझे 1-2 जुमले बोलने दें आपकी बड़ी मेहरबानी। हरगिज़ वो फैसला जिस फैसले से किसी पे पैसे बनाने का इल्जाम है वो अभी भी नैब के डोमेन में है। हाँ, वो लोग जिन्होंने अच्छी नीयत से अगर पेपर पे साइन किया है, किसी फाइल पे साइन किया है, उनको एक्सक्लूड किया। जो प्राइवेट बिजनेसमैन के टैक्स इवेजन के मैटर से उनको एफबीआर की तरफ रेफर किया। बाकी कैबिनेट के जो फैसले हैं ना, अगर कोई मॉनेटरी गेन का इल्जाम है तो वो नैब के डोमेन में गई है। उनको इस्तिस्ना कैबिनेट की जो है वो कैबिनेट के मेंबर्स मुस्तस्ना है। इसलिए अगर किसी एक बंदे ने पैसे बनाए आप पूरी कैबिनेट को उसमें पकड़ के ले जाएंगे। सर अबाई साहब यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन, मुझे पता है आपको समझ आ गई है, लेकिन आपकी मजबूरी है। मैं क्या आपको कहूँ। मैं जरा शिजा साहिबा की तरफ चलती हूँ। शिजा साहिबा आप लोग क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत आप मुझे बताएं ना, तो बता दिया ना पीपल आर वाचिंग, आप मुझे गलत साबित करें। मैंने तो कर दिया, अगर आप सुनने को आप तैयार नहीं। हर बात के आखिर में कहें मैं ना मानूं। कैबिनेट के 30 मेंबर एक फाइल पे साइन करते हैं और उससे अवाम का नुकसान होता है, उससे अवाम का नुकसान होता है और उसको आप इस डोमेन से निकाल देते हैं तो उसमें मैलिफाइडी नहीं है। जी शिजा साहिबा। डॉक्टर मारिया, अगर फैसला साज के फैसले का कोई नुकसान होता है उसकी जजमेंट का एरर है। वो जजमेंट का एरर करप्शन नहीं होता। करप्शन तब होता है वो अगर वो बदनीति से करे या उसके बदले में पैसे बनाए। उस फैसले से अगर दोनों से दरख्वास्त है और फैसले का फॉल आउट है, दोनों से जो है वो रिक्वेस्ट है कि अब जरा शिजा साहिबा को मुझे गुफ्तगू में शामिल करने दीजिए। शिजा साहिबा, जजमेंट का अगर एरर हो तो इसको आप मैलिफाइडी इंटेंट नहीं कह सकते। बाय दैट बेंचमार्क जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें लोगों को नामजद किया गया है वो इस सारे से बड़े आराम से निकल आती है, लेकिन ये हुकूमत अपने आप को एनआरओ नहीं दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया। देखिए डॉक्टर मारिया, ऐसा है कि ये जो आपने मुसवदा देखा, मुसवदा क्या अब तो आ गया, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हो गया, गैजेट में आ गया। बड़ी सीधी सी बात है, अपनी दफा जजमेंट का एरर है और दूसरे की दफा अगर उससे किसी मतलब हमें कहते हैं मीनार पाकिस्तान भी आपका है, आप प्रूव करें आपका नहीं, और जब अपने पे आती है ये जजमेंट एरर कैसे है? पहले तो मुझे ये समझा दें कि फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री आपको कह रही है कि आपके पास चीनी नहीं है, आप कहते हैं नहीं जी हमने एक्सपोर्ट करनी है। उसके बाद आप उसको इजाजत देते हैं। $7 भी डीवैल्यू हो रहा है। ना सिर्फ आप इसके बावजूद कि चीनी जो है वो 53 रुपए से 95 रुपए की हो गई है, आप एक्सपोर्ट को बैन नहीं करते, ये जजमेंट एरर है। उसके बाद डॉलर जो है वो 115 से 165 का हो गया है, 165 का हो गया है। ऊपर से आपने 3 अरब की सब्सिडी दे दी है, ये जजमेंट एरर है। एक्सपोर्ट सब्सिडी देना ये जजमेंट एरर है, मुझे बता दें। तो चीनी जो है वो 120 रुपए की हो गई, जनवरी 2020 तक हमने उसकी एक्सपोर्ट नहीं बैन की। ये कौन सा जजमेंट एरर है? बंदे मर गए, लोग सड़कों पे खड़े हो गए, चीनी की लाइनें लग गई, आटे की लाइनें लग गई, हम ये चीजें एक्सपोर्ट करते रहे। ये जजमेंट एरर्स नहीं है, ये बड़े सोचे समझे हुकूमत का आते ही जो पहला मेन डिसीजन था ना डॉक्टर मारिया, 16 अगस्त को इन्होंने हल्फ उठाया था और 18 सितंबर को इन्होंने पहली मीटिंग कर ली थी चीनी की बरामद। ये जजमेंट एरर्स नहीं है, ये बिल्कुल सोची समझी एक कार्रवाई के तहत आए थे। इनके जो पार्टी फंडर्स हैं उनकी जेबें भरने आए थे, अपनी जेबें भरने आए थे और वो भर चुके हैं। अब जब पावर स्कैंडल हो, LNG इन्होंने उसने सारा स्कैंडल किया,
दुनिया के अंदर पेट्रोल जो है वो $0 पे चला गया, इन्होंने नहीं खरीदा। LNG जो है वो 4 MMBTU पे चली गई, इन्होंने नहीं खरीदी। इन्होंने 500, लेकिन मैलिफाइड इंटेंट नहीं है ये, इसमें नियत साफ है। अल्लाह तौबा ये करे और मैलिफाइड हो तौबा करे। ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे छोटी सी बात जी, क्विकली ये तमाम जो इन्होंने स्कैंडल्स किए और चोरियां की और अपनी जेबें भरी, 3 साल बाद इन्होंने कहा जी आप सबको NRO है, आप घर जाएं, नैब आपको नहीं पकड़ सकती, आप जाने, आपके पैसे जाने, अवाम आपकी नीयत जाने। चले मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुशावरत होगी या नहीं होगी वो तो आप सुन चुके हैं। कुछ वज़रा जो है, एक वज़ीर जो है वो कह रहे हैं होगी, लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं होगी, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं नहीं होगी, और मोस्ट लाइकली मुशावरत लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान नहीं होगी। तो मामला फिर जाएगा जी एक कमेटी, जो पार्लिमानी कमेटी है, 6 जो दोनों मेंबर्स होंगे अपोजिशन से और हुकूमत से। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि पार्लिमानी कमेटी जब तक मुशावरत से किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती तो नायब चेयरमैन जो है ये अपनी जो पोजीशन है उस पर बरकरार रहेंगे। शहरा साहब आपकी तरफ आती हूँ। जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें टाइम स्टिपुलेशन कोई है नहीं कि इतने टाइम में इसको डिसाइड करना है। अगर हुकूमत लिंगर ऑन करती रहती है तो यही साहब अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। क्या ये अगले इलेक्शन की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये अपने अपोनेंट को बाउंड करना, और ये इन्होंने एक तरह से एक्सटेंशन दे दी, लेकिन बहरहाल ये एक ऑर्डिनेंस है और इसको इन्हें 4 महीने के बाद लाना है। अब इसमें इन 4 महीनों में ये अपने क्या मकासद हासिल करते हैं, 3 महीनों में ये हमें देखना है। लेकिन इसको आप देख लें कि बार इससे खुश नहीं, कोई पार्टी इससे खुश नहीं, सिर्फ हुकूमत पढ़ी लिखी और हुकूमत अक्लमंद है। तो हुकूमत के इरादे बिल्कुल नज़र आ चुके हैं, और इसमें ये हाउसिंग सोसाइटी केसेस हैं, अलीम साहब हैं, सब में सबको बचा के ले गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि नीयत तो आपको नज़र आ रही है, और इसी तरह केसेस में भी जो नीयत है वो शीज़ा ने इतनी अच्छी तरह बात कर ली कि अब उसकी रेपुटेशन हो जाएगी। तो ये अपने सबको बचा ले गए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकेगा, और यकीनन कि ये अदालत में जाएगा मामला। आप लोग लेके जा रहे हैं क्योंकि अभी बड़ा अभाम है। आपके चेयरमैन की तरफ से जो ट्वीट आई हुई है उसमें ये ज़रूर कहा है गैर आईनी है, गैर कानूनी है, लेकिन चैलेंज करने की बात नहीं हुई। क्या आप चैलेंज करने जा रहे हैं? देखिए, रज़ा रब्बानी साहब ने भी आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हर लेवल पर इस पे बात हो रही है, और मैं ये बात समझती हूँ और आज रिपीट कर रही हूँ कि मेरी पार्टी में वो लॉयर्स मौजूद हैं जिसको भी मुश्किल पड़ी उसने मेरी पार्टी से लिए, चाहे वो आप PMLN हो या कोई भी हो, इफ्तिखार हो, PMLN हो या कोई हो, तो वो बिल्कुल पार्टी इसमें डिसाइड करेगी। और जब इस तरह से हर लेवल पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और बताया जा रहा है, तो यकीनन, और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो सही एक लाए अमल है उसका अभी नहीं बताया गया कि क्या लेंगे, तो उससे भी ये अभाम पैदा हो रहा है कि शायद कुछ लोग आपके भी हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं, तो शायद आप लोग भी ये चाहते हैं कि इससे जो है वो सब फायदा उठाएं। देख लिए, मुझे अभी तक नहीं मालूम कि कौन मुस्तफीद हो रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने बड़े मुंह फाड़ के कहा शर्जील मेमन, ठीक है, शर्जील मेमन को कहा गया कश्ती निकली है, वो पैसे खजाने में जमा क्यों नहीं हुए? जो कहा जाता था कि एक कश्ती मिली है उसमें पता नहीं कितने $1000 हैं, तो भाई वो नैब या कोई इदारा अपने पास नहीं रखता, वो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने चाहिए, वो क्यों नहीं निकले? फिर हुआ कि एक बक्स वो जो एक पता नहीं क्या क्या निकला है, तो वो पैसे कहाँ हैं? उसके लिए तो फिर नैब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिस इदारे ने पकड़ी थी। तो ये अब इन्होंने मुंह फाड़ के कह दिया ना, इनकी आदत है। अब ये इस कानून के जरिए किसी पर भी कोई इल्जाम लगाकर उस पर मुकदमा कर देंगे। मैं जरा शीज़ा साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ।
साहिबा, तो मैं ये कह नहीं सकती कि क्या लाए अमल किस तरह से लेकर आएंगे, लेकिन पहला मरहला जो है, क्योंकि अगर कोई वकील को केस भी दिया जाए तो 15 से 20 दिन लेता है इस सारे इसके पहलू को जो है वो देखा जा रहा है। और देखिए बार में बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो सब इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। अकेले रह गए ये लोग, लग रहा है बिल्कुल ठीक, तो इनके बड़े मसाइल हैं अभी। इनके अभी मसाइल हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वक्त एक सा नहीं रहता है। ये समझ रहे हैं कि ये वक्त बांध लेंगे। चले मैं जरा शेर साहब से पूछती हूँ। शेर साहब, लग यही रहा है दोनों पार्टी की जानिब से, आपकी भी और इनकी भी, कि इन्हिसार जो है वो बार पे ही जो है वो किया जा रहा है। खुद आपकी क्लियर लाइन जो है वो नजर नहीं आ रही, बिकॉज लोग तो आपके भी फायदा इससे उठा सकते हैं। ऐसे इकबाल साहब का भी कहा जा रहा है, इसी तरह ख्वाजा साद का भी कहा जा रहा है। तो क्या लाए अमल आपका क्या है? क्या आप चैलेंज करने जा रहे हैं? वाज़ेह पोजीशन क्या है इस वक्त आपकी? डॉक्टर मारिया, देखिए ऐसा है कि ये इसका आज ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास आया है, उसके अंदर जो है हमारी इससे पहले तो मुसवदे ही थी, तो उसके ऊपर हमारी भी लीगल टीम जो है वो बैठी हुई है, और अगर हमें कोर्ट जाना पड़ा तो हम जाएंगे। इसमें मेरा ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, हमारी जितने लोग हैं, आप हमारे फ्रंट बेंचेस देख लें, शाहिद खान से लेके शहबाज शरीफ से लेके ख्वाजा आसिफ से लेके साद रफीक, एहसन इकबाल, मिस्ता इस्माइल, हमारे साथ तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी 4-4 साल कैद काट चुके हैं। तो हमें जो है वो इस तरह का कोई इसमें इशू नहीं है कि हमें बिल्कुल जो है ये जो एनआरओ करते थे ये रखें अपने पास अपना एनआरओ। सवाल का जवाब ये दें कि हमें एनआरओ कहते थे ना, आज ये जो इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एनआरओ इमरान खान ने अपने आप को, अपनी काबीना को, अपने दोस्तों को, अपने एडवाइजर्स को दिया है, जो पाकिस्तान की मईशत आप इस वक्त मारिया, डॉक्टर मारिया देखिए, गरीब आदमी जो है वो इस वक्त एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। पिछले एक साल में बिजली 58% महंगी हुई है, पेट्रोल 25% महंगा हुआ है, डॉलर की डिवैल्यूएशन किधर चली गई है। इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो फर्स्ट क्विंटाइल जो सबसे गरीब आदमी है उसके लिए 14% है। आज आया है। तो देखें, ये जो इन्होंने 4 साल में, 3 सालों में जो गरीब की मत मार दी है, उसके बच्चे स्कूलों से उठवा दिए हैं, ये इतनी आराम से चीजें होने नहीं वाली। अब ये आप कहें जी अब हमने सारा पैसे कमा लिए और अब आप जाने और आपका काम जाने, आप भूखे सोए, और हम जो हैं हमारे जितने गुजरा हैं वो उन सबको इस्तिस्ना है, क्योंकि वो तो अल्लाह की तरफ से शायद कोई दूध के धुले आए थे, उनकी नीयतें। चले, पॉइंट आपका आगे से साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ। तो बादशाह साहब से पूछूंगी कि इसमें स्टिपुलेशन क्यों नहीं है टाइम फ्रेम की, क्योंकि इससे मैलिफाइड इंटेंट जो है वो वाजे होता है कि चाह यही जा रहा है कि यही चेयरमैन इनडेफिनेटली जो है वो कंटिन्यू करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बादशाह साहब की जानिब जाऊंगे। बादशाह साहब, ये बताइए कि ये जो नज़र आ रहा है कि पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा, मोस्ट लाइकली मामला लटक सकता है, और अगर ये जैसे जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा, कंसेंसस नहीं होगा, तो यही चेयरमैन साहब जो हैं वो बरकरार रहेंगे। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन का मामला है, अगर पार्लिमानी कमेटी सॉल्व नहीं कर सकती तो कोर्ट में चला जाता है। यहाँ टाइम की भी स्टिपुलेशन नहीं है, ये भी यहाँ पे कोई जो है वो नहीं लिखा कि अगला इसका लाएअमल क्या होगा, कोर्ट की तरफ जाएगा। क्या आप चाहते हैं इंडेफिनेटली ये जो है नैब चेयरमैन रहे, ताकि जो जिस तरह कहा जा रहा है अगले 3-4 महीने में ऑपोजिशन के केसेस सारे जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे? अच्छा डॉक्टर मारिया, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर एक जगह पे कानून खामोश है और एक डेडलॉक पैदा हो गया है और जो इनकम्बेंट चेयरमैन है उनका टाइम पूरा हो गया है, तो क्या इसको वैक्यूम छोड़ दिया जाए और नैब ख़त्म कर दिया जाए और चोरों को खुली छुट्टी दे दी जाए? एक बात तो ये है। दूसरा, जो शहरा साहबा बड़ा कही थी कि जी मैंने बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के मैंने शर्जील मेमन का कहा, तो बीबी एक शर्जील मेमन आप नहीं है जो नैब का जिस पर इल्ज़ाम है। आप लोग ने तो मुझे बुला लिया, तो अब आगे बात खत्म हो गई ना। दर्जन केसेस हैं, नैब ने तो मुझे बुला लिया, बात खत्म हो गई। अपनी तकरीर के बाद दूसरे को मौका देना। नहीं, मैं भी आपसे बात सुना रही हूँ। फरियाद दादपुर का नाम लेते, तो अलीमा बाजी को तो बाहर से बाहर भगा दिया, अलीमा बाजी को बाहर से बाहर भगा दिया। केसेस हैं, आपके इर्द गिर्द चोरों का पूरा एक टब्बर है,
नहीं, आप पूरे चोरों का टब्बर बैठा हुआ है और उसके लिए एनआरओ आया है। चलो साहब आप बात करने देना उनको बात करने दें, आपको मौका। चाचा तो आप कर रहे हैं, पूरी पार्टी चूं चां कर रही है। बोले ना मैंने आपके सारा भाषण, आपका सारा भाषण सुना है। इजाजत दीजिए। आप मेरी बात को क्यों ले रहे हैं? आप अपनी दलील दें, अपनी बात आप करके अपनी दलील दें, मेरे ऊपर शुरू हो जाते हैं। आप मेरी बात का नहीं जवाब दे, आप अपनी दलील दें। अच्छा चले, अपनी दलील नहीं है कोई, बस फला चोर फला डाकू, फला चोर फला डाकू। भाई दलील दो, थक गए इससे। आपने कहा कि मैंने मुंह फाड़ के शर्जील मेमन का नाम लिया। मैंने कहा एक शर्जील मेमन नहीं है चोर, आप में 10 और भी हैं जिनका मैंने नाम लिया है, तो ये जरा आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये जितने चोर हैं इधर उधर, ये हमने केसेस नहीं बनाए, ये आपने केसेस बनाए। नून पे आपने बनाए और आप पे नून ने बनाए। दूसरी बात ये जो हमें काला कानून और पीला कानून, ये कानून आप लोगों के दौर में रहा। 10 साल आप बैठे रहे, नालायकों का टोला, आप ठीक नहीं कर सके, आज आपको तकलीफ हो रही है। ये चेयरमैन भी जो थे ना, जहाँ आपको सर से पांव तक पता नहीं आप उनके बारे में क्या बोल रही हैं, ये भी आपकी चॉइस थी, हमारी नहीं थी। हम आज एक कानून में सुकम आ गया और नया चेयरमैन हम नहीं शहबाज साहब से करना चाहते, जो शहबाज साहब खुद जिन पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, वो शहबाज साहब को कहें कि वो नैब का चेयरमैन लगाएं, हम नहीं करना चाहते। इसलिए एक वैक्यूम है। आज हमारी हुकूमत ने जो कानून बनाया है उसमें पूरा एक प्रॉपर तरीका है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, कमेटी उसमें फैसला करेगी। बाकी जो जजेस हैं वो सदर साहब, मेरी रहनुमाई फरमाइए, मेरी रहनुमाई फरमाइए। अब ये 6-6 बात करना चाहती हूं जी, एक से 4 बात आती हूँ। 6-6 की कमेटी है, उसमें कंसेंसस नहीं होता, तो जब तक कंसेंसस नहीं होगा, अगले 2 साल कंसेंसस नहीं होगा, तो आपने लॉ में कोई स्टिपुलेशन नहीं रखी। नहीं, ये आप क्यों अज्यूम करती हैं कंसेंसस नहीं होगा? क्या पार्लियामेंट के लोगों ये हो सकता है ना, मुल्क का एहसास नहीं है? ठीक है ना, या ये मान जाएंगे या हम मान जाएंगे। भाई साहब, ये आप बहुत सिंपल है, या आप समझते हैं हम बहुत ज्यादा है। चलें सुने, आप मुझे बता दें, तजवीज दें क्या होना चाहिए, बोले आप बोले क्या होना चाहिए। मैं बता रही हूँ, अगर ये नहीं तो क्या आप मुझे बताएं। सर मैं गुजारिश मैं बताती हूँ, बताएं ना, बताएं। मैं बता रही हूँ ना भाई साहब, इजाजत दें। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामलात में है कि अगर पार्लियामानी कमेटी तक भी कुछ नहीं होता तो आगे फिर ये कोर्ट में जाता है मामला, आप ये प्रोविजन रखते थे इसमें, अगर मैलिफाइड इंटेंट नहीं है। क्यों कोर्ट में जाएं? क्यों हम पार्लियामान का इख्तियार कोर्ट को क्यों दें? पार्लियामेंट के लोग आपको, पार्लियामान जो है मुकद्दस इदारा है, जो कानून बनाता है, मैं बात करना चाहती हूँ। जी आ रही हूँ इससे भाई साहब, जी आ रही हूँ, इससे मैलिफाइड इंटेंट नजर आता है, क्योंकि जब आप कानून बनाते हैं तो आप ये रखते हैं कि अगर आगे ये चीज नहीं होगी तो उसके आगे प्रोविजन क्या होगी, अगर मसला होता है तो प्रोविजन क्या होगी। चलो साहब जी नहीं, सुने नहीं, देखिए जी, मेरे तो सारे मिनिस्टर्स मुझ समेत नैब में बुलाए जाते रहे, बहुत अच्छा होता कि ये मुंह फाड़ के खुसरो बख्तियार, दोस्तदार और आमिर साहब और उन सब के नाम लेते, और क्या कहते हैं, गुलाम सरवर के भतीजा बेटा जो MNAs है उनके नाम लेते, ये मुंह फाड़े जा रहे हैं, उनका नाम नहीं लेते, मुंह फटा हुआ है झूठ बोल के, लेकिन नाम नहीं लेते। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको समझ क्यों नहीं आ रहा, ये कैसे कह रहे हैं कि आइन खामोश था। आप 3 साल से सत्तू पिए हुए थे, आपको पता नहीं था कि क्या तारीख है चेयरमैन नैब के चेंज होने की, आपको समझ नहीं आ रहा था कोई आदमी, आपको कहां से आप कह रहे हैं हम बात करना नहीं चाहते थे? आप आइन से बड़े हैं क्या? आइन आपको हरगिज़ इजाजत नहीं देता। हामिद खान आपकी पार्टी के थे, जस्टिस वजी आपके नाम के थे, वो मुंह फाड़ के कह रहे हैं आपको कि मुकदमात जो हैं वो आपको मशावरत से नहीं रोकते, लेकिन आपका मुंह फटा पड़ा है कि आपसे है ना रोज आ रहे हैं आप कि हम क्या करें, हमारे ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है कि हम मशावरत नहीं करेंगे। सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है, कहीं डेडलॉक नहीं था, आपने डेडलॉक पैदा किया है, क्योंकि आपकी आदत है कि जहां आप फंसते वहां आप इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को नहीं छोड़ते। मशावरत आप कर सकते हैं, आइन बता रहा है, और जब तक गिल्टी ना हो आइन कहता है कि मुजरिम नहीं है, लेकिन आपका मुंह फटा पड़ा है क्योंकि आप लोग और शिजा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए जो है वो वक्त निकाला। आखिर में ये ज़रूर कहूँगी कि जब हुकूमत लॉ बना रही है और उसमें जिस तरह का डेडलॉक नज़र आता है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और इस लॉ में कोई ना टाइम फ्रेम है ना आगे का कोई लाया अमल है कि अगर डेडलॉक बरकरार रहता है, माजी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में हुआ है, तो आगे किस तरह चलना है, तो इससे मैलिफाइड इंटेंट ज़रूर नज़र आता है। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।